हाय स्टूडेंट्स, अगर आप सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 2025 के लिए अपेयर होने वाले हैं तो ये वीडियो जो है आपकी बहुत हेल्प कर सकती है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि अगले 4 महीने आप इस एग्जाम की तैयारी में कैसे डिवोट कर सकते हो और ये करने के बाद आप सिलेक्शंस के बहुत नज़दीक कैसे जा सकते हो। वीडियो में मैं ये जरूर बात करूंगा सबसे पहले कि देर आर टू काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। फर्स्ट इज फ्रेशर्स, जो अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं 2024 के अंदर और वो सीएपीएफ एग्जाम के लिए अपियर होना चाहते हैं, लेकिन इनका नंबर्स बहुत कम है, क्योंकि ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो फाइनल ईयर में जिनको पता होता है, फिर ग्रेजुएशन के बाद फर्स्ट ईयर में उनको पता चल जाता है कि सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडर एग्जाम कुछ होता है और इसके लिए हमें प्रिपेयर करनी चाहिए। सेकंड थिंग इज, जो फ्रेशर्स हैं मोस्टली दे अपियर फॉर सीडीएस और एफकेट, लेकिन आपको पता है हर साल सीडीएस की अगर आप बात करो तो 300 से 400 वैकेंसीज होती हैं। एट द सेम टाइम साल भर में इतनी वैकेंसी होती है, लेकिन रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है। एट द सेम टाइम आप एफकेट सीडीएस की तैयारी करने के साथ साथ सीएपीएफ की तैयारी भी कर सकते हो, लेकिन मेनली जो है स्टूडेंट्स इन्हीं दो एग्जाम्स पे फोकस करते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। अब दूसरी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं जो 2024 में ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं लेकिन किसी कारणवश वो रिटर्न एग्जाम नहीं क्लियर कर पाए हैं, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। हालांकि स्ट्रेटजी दोनों के लिए सिमिलर रहेगी, बस इतना फर्क रहेगा कि 2024 में जिन्होंने एग्जाम दिया था वो एक बार सिलेबस से गो थ्रू हो चुके हैं। अभी उनको ये पता लगाना जरूरी है कि उनकी क्या कमी रही थी। उनके साथ प्रॉब्लम सबसे बड़े ये होगी कि वो शायद उनके मन में एक सेल्फ डाउट आ गया होगा, क्या हम इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए डिजर्व करते हैं, नहीं कर सकते हैं। दूसरा डाउट ये आ गया होगा उनके मन में, जो रिसोर्सेज उन्होंने फॉलो किए थे क्या वो रिसोर्सेज ठीक है या नहीं है, हमें रिसोर्स चेंज करने की ज़रूरत है, एक डाउट ये आया होगा। तो सेल्फ डाउट के साथ साथ रिसोर्स डाउट भी आ सकता है। थर्ड थिंग इज, शायद वो किसी कोचिंग के अंदर इन्वॉल्व होंगे तो उनको ये लगता होगा शायद कोचिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, सभी कोचिंग जो है कमर्शियल बेनिफिट के लिए आती हैं, यही उनका मोटिव होता है। तो ये एक प्री कंसीव्ड नोशन शायद उनके साथ जुड़ गया होगा, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ बहुत बेहतरीन नहीं रहा है। अब ये लगता होगा उनको कि सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे ही काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होगी। अब हम बात करते हैं भाई अगले 4 महीने आप फ़ायदा कैसे उठा सकते हो, इस बारे में हम बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है आपको ये जानना। जब तक आप इन चीज़ों पे नहीं पकड़ बनाओगे शायद आप जो है अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। सबसे पहले अपने एक्सपीरियंस पे बात कीजिए। आपने सीएपीएफ 2024 का एग्ज़ाम लिखा होगा, तो सीएपीएफ 2024 जब आपने दिया तो कुछ एग्ज़ाम जिन भी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम लिखा होगा उनका कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा। आप लोग भी अब मुझे अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और जो मेरे साथ जुड़े थे किसी कारणवश, तो उनका एक्सपीरियंस था सर पेपर 2 जो है क्लियर नहीं हो पाया था 2024 के अंदर। पेपर 2 जो है 35 मार्क्स का छूट गया था किसी स्टूडेंट का, किसी का 40 मार्क्स का छूट गया था, किसी को लिखने में प्रॉब्लम आ रही थी, किसी को थॉट ऑर्गेनाइजेशन करने में प्रॉब्लम आ रही थी, किसी को ये लग रहा था सर पेपर 2 तो अनएक्सपेक्टेड पूछ लिया है, कोई मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स की लिस्ट रट के गया था। किसी को ये लगता है सर ऐसे अटपटे क्वेश्चंस क्यों पूछे जा रहे हैं पेपर 2 के अंदर, क्या यूपीएससी क्या चाहता है, क्योंकि हर साल तो क्वेश्चन इस तरह से आते थे, इंटरनल सिक्योरिटी, इंडियन सोसाइटी, ऐसे क्वेश्चन आते थे। इस बार ये क्या ट्राइबल्स क्या फॉरेस्ट, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सारे आपका एक्सपीरियंस बताते हैं। मुझे मैसेज आए थे जब लोगों ने एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया तो मेरे पास ये क्वेश्चन जरूर आ गए थे। ठीक है, तो ये आपका एक एक्सपीरियंस था। इस एक्सपीरियंस से आपको ये जरूर पता चल गया होगा कि भाई पेपर 2 इज़ नॉट अ केक वॉक, पेपर 1 ऑल्सो इज़ नॉट अ केक वॉक। पेपर 1 जो है अब क्या हो गया है, इट इज़ मोर एप्लीकेशन बेस्ड। अब आप सिर्फ वन लाइनर या फिर कोई इंस्टीट्यूट के नोट्स फॉलो करके यू कैन नॉट डू इट। अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ कोई नोट्स आपको दे देगा, कोई आपको ये लगता होगा कि आप कोई सिर्फ किसी के किसी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी आप कॉपी करके आप ये क्रैक कर लोगे, नहीं होने वाला। आपको अप्लाई करने आने चाहिए फंडामेंटल्स, राइट। अब हम देखते हैं कि आपने इतना सब कुछ तो कर लिया कि पेपर 2 की प्रिपरेशन भी की, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स भी किए, कहीं पे टेस्ट सीरीज भी की, कहीं पे कोर्सेज भी किए, लेकिन फिर भी आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे थे। पेपर 1 के लिए भी ढेर सारे कोर्स किए, बहुत बड़े बड़े ग्रुप बनाए जा रहे थे तो उसमें भी आप एनरोल थे, लेकिन वहाँ से भी आपको कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो क्या ये ब्लेम आप उन पे पुट करोगे या फिर ये ब्लेम आप अपने ऊपर लोगे? तो ये अगर आपको सिलेक्शन लेना है इसमें तो ट्राई टू
और लर्न टू टेक द ब्लेम ऑन योर सेल्फ ओनली। आपको ये पता होना चाहिए एटलीस्ट आप जिस एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसका एनालिसिस आप खुद कर सको, उसको आप खुद समझ सको, उसके लिए रिसोर्सेज जो हैं आप खुद फाइंड आउट कर सको। नो डाउट हर हर बार टॉपर जो है रिसोर्सेज आपको बताते हैं, लेकिन फिर भी आप रिसोर्सेज जो है बार बार चेंज करते रहते हो। क्योंकि मैंने देखा लास्ट 2 महीने तक भी 3 महीने तक भी यू कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग टेलीग्राम यूट्यूब, वहाँ से कुछ भी नया मिल जाए यू आर रेडी टू स्पेंड सम मनी, लेकिन कुछ भी आपका फ़ायदा नहीं होता इससे। और मैक्सिमम ऑडियंस मुझे लगता है CFF एग्ज़ाम में जो आती है, सॉरी टू से दिस, लेकिन ये जो ऑडियंस है दिस ऑडियंस आर नॉट मेच्योर। ऑडियंस जो है इतनी ज़्यादा मेच्योर नहीं है, इमेच्योर ऑडियंस है। बहुत ही मुझे लगता है कि कई बार 70% ऑफ द ऑडियंस कम्स फ्रॉम वेरी बैकवर्ड एरियाज, रिमोट एरियाज, रूरल एरियाज, सेंट्रल इंडियन एरियाज। और अगर आप देखोगे बहुत से गरीब एरियाज से वो जो लोग आते हैं तो उनको टारगेट किया जाता है वो सपना दिखाकर। तो अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, नाउ इट इज़ द टाइम टू अंडरस्टैंड कि CABF अब बहुत आसान नहीं रहा है, इट हैज़ टर्न्ड इनटू अ मिनी IAS। एक ये मिनी IAS का जो पेपर आप इसको मान सकते हो, क्योंकि जिस हिसाब से आपने प्रीलिम्स भी देखा, पेपर 1 देखा, CDS का पेपर भी देखा, तो अब जो है कोचिंग की सिग्निफिकेंस जो है UPSC कम करना चाहता है, सेल्फ स्टडी की सिग्निफिकेंस जो है UPSC बढ़ाना चाहता है। तो आप इससे एक बहुत बड़ा लेसन ड्रॉ कर सकते हो। अब हम आते हैं कि स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रेटजी, आपकी स्ट्रेटजी रहनी क्या चाहिए। तो दोनों के लिए थोड़ी थोड़ी डिफरेंट स्ट्रेटजी होगी। फ्रेशर्स के लिए और ऑलरेडी जो इस एग्ज़ाम में अपीयर हो चुके हैं 2024 में जो अपीयर हुए थे उनके लिए स्ट्रेटजी थोड़ी डिफरेंट रहेगी। क्योंकि अगर सपोज कीजिए आप 2024 के अंदर अपीयर हुए थे और 2024 में आपने बहुत अच्छा नहीं किया और आप रिटर्न क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आपके सामने एक ही ऑप्शन रहेगा, आप दोबारा से अटेम्प्ट लोगे इसका 2025 के अंदर। लेकिन अब आपके सामने सेल्फ डाउट भी है, अब आपके सामने ये है कि रिसोर्सेज यही फॉलो करें। अब आपके सामने क्या है, आपको ये लगता होगा एक बहुत लंबा टाइम पीरियड है, आखिरी के 6 महीने में जो है प्रिपरेशन कर लूंगा। तो ये जो 6 महीने हैं, जो आपने अगस्त से जनवरी तक के जो 6 महीने बिताने चाहिए थे प्रिपरेशन मोड के अंदर, आप वो जो है उसमें कॉम्प्लिसेंसी के अंदर चले जाओगे, आप उसमें बहुत ही ज़्यादा रेस्ट करने लगोगे, शायद वो प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। तो इस दौरान क्या होगा, आपकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए थी, हेड स्टार्ट जो बहुत अच्छा होना चाहिए था, वो नहीं कर पाओगे। तो 6 महीने आप ऐसे के ऐसे वेस्ट कर लोगे, ये इस चीज़ की मैं गारंटी आपको देता हूँ कि ये 6 महीने जो है जनवरी तक आप वेस्ट कर लोगे। तो होना क्या चाहिए आइडियली, इन 4 महीनों में, ये जो 4 महीने अब आपके पास बचे हैं, 6 में से 2 तो जा चुके जनवरी तक के, अब आपके पास जो 4 महीने बचे हैं इसमें आप क्या करोगे। अब ये जो 4 महीने हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इन 4 महीनों में आपको एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए, वो है दोबारा से बेस वर्क पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, आप विशियस साइकिल में एंटर कर जाओगे। विशियस साइकिल से मतलब है, सपोज आपने जो एग्ज़ाम दिया था 2024 के अंदर, अब आप उस टाइम भी फेलियर जो है, अगर पेपर 2 की वजह से कोई फेल हुआ है तो उनको ये लगता है सर पेपर 2 में जो है पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया था। अगर पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया था तो आप क्या, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है सोर्सेज अच्छे नहीं थे, दूसरा कारण ये हो सकता है जहाँ पे भी आपने कोचिंग ली थी या फिर टीचिंग जिसकी भी तरीका था, टीचिंग एफिशिएंसी अच्छी नहीं थी। तीसरा कारण ये हो सकता है टाइम मैनेजमेंट वॉज एन इशू, टाइम मैनेजमेंट एक इशू हो सकता है। चौथा कारण ये हो सकता है एंग्जाइटी हो सकती है। पांचवा कारण ये हो सकता है कि आप जो है एग्ज़ाम की नीड को ही नहीं समझ पाए, राइट। छठा कारण ये हो सकता है कि आपने क्रिस्प नोट जो है अपने हाथों से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से आपने प्रिपेयर नहीं की। सेवन्थ जो रीज़न हो सकता है वो ये हो सकता है कि आपकी न्यूज़पेपर की रीडिंग हैबिट नहीं डेवलप हो पाई, क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको चीज़ें कॉम्प्रीहेंड करने में, बड़ी पिक्चर देखने में बहुत हेल्प करती है अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे हो तो ये सारे चीज़ें आप कब कर सकते हो, अभी इन 4 महीनों के अंदर। ये 4 महीनों के अंदर अगर आप ये चीज़ें करते हो, नोट्स प्रिपरेशन करना, बेसिक नोट्स कंपाइल करना, प्लस में टेस्ट सीरीज अभी नहीं लिखना, लर्न द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। अभी आप क्या कर सकते हो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, आंसर राइटिंग स्किल। ये आंसर राइटिंग स्किल्स आपको क्या क्या करनी इन 4 महीनों के अंदर सीखनी है। कैसे करोगे उसके ऊपर बात कर लेते हो, आप स्ट्रेटजी पे आ जाते हैं जल्दी। तो ये था बेसिक फाउंडेशन, ये बताना जरूरी था कि आपकी क्या कमियां रही होंगी, क्या नहीं रही होगी। तो फ्रेशर के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, फ्रेशर्स के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी। फ्रेशर्स के लिए भाई ये रहेगा, अगर आपने कहीं पे एडमिशन लिया है
सो कोल्ड, किसी ने ये बोला है कि फाउंडेशनल कोर्स है ये, तो ये फाउंडेशनल कोर्स जो भी कह के आपको वो कोर्स जो दिया गया है, आप उसी कोर्स में एनरोल रहिए। उस कोर्स के अंदर आप एक काम कीजिए, जल्दी से जल्दी क्लासेस करवाने को बोलिए, ठीक है, जहाँ पे भी आप एनरोल होते हो। क्योंकि मेरे पास जो फीडबैक आता है वो ये आता है, सर पेपर आने को है, क्लासेस अभी तक ख़त्म नहीं हुई हैं, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी उस प्रोग्राम मैनेजमेंट का जो भी मैनेजर है, तो आप उनसे बात कर सकते हो, जो भी डायरेक्टर है, यू कैन टॉक कि सर क्लासेस बहुत जल्दी अर्ली शुरू कीजिए और ख़त्म कर दीजिए, उसको लटकाइए मत। लेकिन होता क्या है, आप एनरोलमेंट तो आप कहीं पे ले लोगे, टीचर्स जो है लिमिटेड है। टीचर्स क्या करेंगे, साल भर में उनको 5 बैच चलाने हैं, 5 बैच में वो क्या करेंगे, अभी आप पहला जो बैच अभी अगस्त में जो भी एडमिशन ले चुका है, उनकी पेपर 2 की क्लासेस शुरू होंगी नवंबर दिसंबर के अंदर। अब नवंबर दिसंबर के अंदर शुरू होंगी, रीजन बीइंग क्योंकि इस बीच 2-3 बैच और लाने हैं ना, हर महीने एक बैच और शुरू करना है, एक बैच और शुरू करना है, एक बैच और शुरू करना है। तो उसमें क्या होगा, एक बार में ही सबकी क्लासेस हो जाएंगी, टीचर को रिपीट करना नहीं पड़ेगा। लेकिन कहा तो था कि फाउंडेशनल बैच आप शुरुआत से यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन बाद में हुआ क्या, बाद में आपने अपने 4 या 5 महीने वेस्ट कर दिए इफेक्टिवली। आप 5 महीने अपने वेस्ट कर चुके हो ऑलरेडी। अगर आपकी क्लासेस जो है जनवरी से शुरुआत हो रही है, फरवरी से शुरुआत हो रही है, आप जो है आधे अपने सिलेक्शन से दूर हो चुके हो, आपके चांसेस सिलेक्ट होने के बहुत कम है। अब स्ट्रेटजी जो रहेगी फ्रेशर्स के लिए क्या रहेगी, जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर जहाँ पे आप इनरोल हो, वहाँ पे यू कैन आस्क योर एडमिनिस्ट्रेशन, मैक्सिमम क्या कर सके आप, नवंबर या फिर दिसंबर तक आपका सिलेबस खत्म हो जाए, ठीक है। तो दूसरी चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी, आपने ये तो कर ली, पेपर 2 के लिए आपने सिलेबस जो है कंप्लीट कर लिया। अभी आपकी नोट्स मेकिंग, ये सारी चीज़ें मैं उस पर डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि फ्रेशर्स के लिए नोट्स मेकिंग मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ अनलेस एंड अनटिल यू डू योर फाउंडेशन। जब तक आप फाउंडेशन नहीं करते हो, नोट्स मेकिंग आई डोंट सजेस्ट। तो सेकंड कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो ऑलरेडी, जिसको हम रिपीटर भी बोलते हैं, हालांकि बहुत गंदा नाम लगता है खुद को जब रिपीटर बोलते हैं, या तो एसएसबी का रिपीटर हो। अब तो ये रिपीटर वर्ड जो है आपके सीपीएफ में भी यूज़ होने लग गया कि रिपीटर हैं सर, 3rd टाइम रिपीटर, 4th टाइम रिपीटर। लेकिन मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं लास्ट टाइमर, सर लास्ट टाइम मैं पेपर 2 की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, हर बार जो है ये होता है वो होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैं उनको बहुत सीरियसली लेता हूँ, उनकी कंप्लेंट जो हैं, उनके इश्यूज जो हैं। तो सीपीएफ में जो रिपीटर हैं, अब 1-2 रीडिंग तो आप पहले ही ले चुके हो पूरे सिलेबस की, राइट, आप ऑलरेडी वो रीडिंग कर चुके हो। अब आपको करना क्या है, अब आपको कंसोलिडेशन करना है माय डियर। तो आपको कंसोलिडेशन करना है, मैक्सिमम कंसोलिडेशन यू कैन डू। जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन करोगे उतना ज़्यादा सिलेक्शन के नज़दीक जाओगे, मैं बता रहा हूँ आपको। तो कंसोलिडेशन करना है। कंसोलिडेशन करोगे क्या, पहले मैं पेपर 2 की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, बाद में मैं पेपर 1 की स्ट्रेटजी जो है शेयर करूंगा कि कौन कौन सी बुक लिस्ट जो है आपको फॉलो करनी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों पेपर पे ही मास्टरी करके आप इस एग्जाम तक जा सकते हो। तो कंसोलिडेशन की बात करें तो कंसोलिडेशन में सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए भाई इसका सिलेबस क्या है। तो कंसोलिडेशन की बात करूँ तो सिलेबस सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए। सिलेबस को मैंने डिवाइड किया है मल्टीपल थीम्स के अंदर। अब थीम्स में बताऊं, सबसे पहली थीम जो है आपकी वो है नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी। कभी आपने सिलेबस उठा के देखा होगा सीए पेपर 2 का, तो आपको पता होगा कि नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी करके एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया गया है आपके एग्जाम में। तो नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी में बहुत सारी चीजें हैं देश के अंदर यार। नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी में आपकी बॉर्डर मैनेजमेंट भी आती है। नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी में आप अगर आप बात करोगे तो नक्सलिज्म भी है, टेररिज्म भी है, ठीक है। उसके साथ नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी में आपके क्वेश्चन अगर मैं बताऊं तो ऑर्गेनाइज क्राइम भी है, और क्या क्या है, एमर्जिंग थ्रेट्स भी है। ये सारी चीजें जो है नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी से आती है। प्लस नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी में आप इंटरनेशनल एग्जाम्पल जो है ऐड कर सकते हो। इसमें आईआर का बहुत बड़ा रोल है। जैसे मैं बात बताऊं, एक क्वेश्चन आपका आया था आईआर से रिलेटेड प्लस कंबाइंड विद नेशनल सिक्योरिटी, क्वेश्चन आपका था इसमें। क्वेश्चन वॉज सीनो पाक अलायंस अ थ्रेट टू इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, दैट वाज द क्वेश्चन। उसके बाद एक सेपरेट क्वेश्चन था चाइना का। चाइना का क्वेश्चन ये था कि द अग्रेसिव डोमिनेंस ऑफ चाइना इन द साउथ ईस्ट एशिया, ये क्वेश्चन था। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी प्लस इंटरनेशनल रिलेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें आया। अब हम बात करते हैं भाई टेररिज्म से रिलेटेड क्या आए हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपका ये आया था, इफेक्ट ऑफ मीडिया पब्लिसिटी ऑन टेररिज्म। सीएपीएफ में आए हुए क्वेश्चन है ये, मेरे घर से लाए हुए नहीं है।
इम्पैक्ट या फिर इफेक्ट ऑफ मीडिया पब्लिसिटी ऑन टेररिज्म। उसके साथ देखोगे ऑर्गेनाइज क्राइम से बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम से अगर आप क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन सच एज साइबर क्राइम, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके इंटरनल सिक्योरिटी से आ रहे हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट से एक क्वेश्चन नहीं, ढेरों क्वेश्चन आ चुके हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, सिक्योरिंग इंडियाज इंटरनेशनल बाउंड्री इज अ चैलेंजिंग टास्क फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। नक्सलिज्म से डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आया है। नक्सलिज्म से एक क्वेश्चन जरूर आया था, द पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ द गन। ये आपको पता है किसकी आइडियोलॉजी है, आप कमेंट कर सकते हो। तो ये थी आपकी नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी से बात। ये थीम नंबर 1 है। अब इस थीम को प्रिपेयर करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए? इस थीम को प्रिपेयर करने के लिए माय डियर, आपके पास एक डेटा होना चाहिए, एक फैक्ट बुक होनी चाहिए, और कंटिन्यूस न्यूज पेपर की रीडिंग होनी चाहिए, और एक बुक आप फॉलो कर सकते हो, अशोक कुमार आईपीएस। अशोक कुमार आईपीएस, इन्होंने एक बुक लिखी है, द चैलेंजेस टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। वो बुक आप फॉलो कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। पियर्सन पब्लिकेशन की भी आती है, अगर आप चाहो तो वो भी फॉलो कर सकते हो। इसके बाद आते हैं दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट थीम है, वो है इंडियन सोसाइटी। एवरी ईयर यू विल सी एक ना एक क्वेश्चन इस पर्टिकुलर थीम से आता है। और मैं अगर आपको बोलूं कि अगर आपको सीएपीएफ एग्जाम कम से कम टाइम पीरियड के अंदर जो है, और आपको थोड़ा सा रिस्क लेके जो प्रिपेयर करना है पेपर 2, तो मैं आपको सिर्फ एक सजेशन देता हूं कि आप इंटरनल सिक्योरिटी प्रिपेयर करके जाइए, इंडियन सोसाइटी के क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाइए। इंडियन सोसाइटी का मतलब सिर्फ इंडियन सोसाइटी में सब थीम से भी है। तो आप इसमें वुमेन रिलेटेड इश्यूज पूछोगे, इसमें चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज आते हैं, इसमें ओल्ड एज इश्यूज आते हैं, इसमें एक्सपेक्टेड है कि ट्रांसजेंडर्स के क्वेश्चन भी आएंगे। तो ट्रांसजेंडर्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। हालांकि सीएसएफ एसी एलडीसी का जो एग्जाम होता है उसमें ऑलरेडी ये वाला ट्रांसजेंडर वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और उसके साथ ही सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है ऑन इंडियन सोसाइटी, ऑन ऑन इंटरपर्सनल स्किल्स, ऑन इंडिविजुअल, ये मेंटल हेल्थ इश्यूज। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले टाइम में इंडियन सोसाइटी से जो क्वेश्चन बनेगा, मेंटल हेल्थ इशू से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सो बी रेडी। उसके बाद जो थर्ड थीम आती है जो आपकी, वो है ह्यूमन राइट इश्यूज से। सो ह्यूमन राइट इशू, एक और कीवर्ड आपके सिलेबस में दिया गया है, ह्यूमन राइट इश्यूज। अब ह्यूमन राइट इश्यूज से अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा तो रिजर्वेशन पे क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में। तो रिजर्वेशन टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। दोबारा से इस पे बहुत ही ज्यादा डिबेट हो रही है। एक ऑपोजिशन जो बार बार कह रहा है कि जो अभी करंट गवर्नमेंट है ये रिजर्वेशन हटा देगी। ठीक है, तो इस तरह की बातें हो रही हैं। तो रिजर्वेशन आपको प्रिपेयर करना है, उसके साथ ही आप सोशल जस्टिस पे काम करोगे। तो सोशल जस्टिस क्या होता है, कैसे इंश्योर किया जाता है, उसके साथ फूड सिक्योरिटी, ये भी क्वेश्चन आपका ह्यूमन राइट इश्यूज में आएगा। अब यहाँ पे देखें, इंडियन पॉलिटी एक नई थीम है जो कि और आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। इंडियन पॉलिटी इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट थीम। सेंटर स्टेट रिलेशन आ चुके हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। सो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। तो 2 बार तो सेंटर स्टेट पे आ चुका है, फेडरलिज्म पे, सेंटर स्टेट रिलेशंस पे। क्वेश्चन ये था, the government need to relook the center state relations, और it is time to relook the center state relations। को ये क्वेश्चन आ चुका है। उसके साथ एक क्वेश्चन आपका इंडियन पॉलिटी से आया है, द रोल ऑफ गवर्नर इन इंडियन पॉलिटी, ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं। और एक क्वेश्चन आपका आया था, नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट अन अनहेल्दी ट्रेंड इन इंडियन डेमोक्रेसी, ये क्वेश्चन भी आया है। एक क्वेश्चन आपका रीजनल पार्टी से आया है, एमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टीज, एक ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में है। तो इंडियन पॉलिटी से इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आपको एक आइडिया तो हो गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से आ रहे हैं और हमें क्या प्रिपेयर करने की जरूरत है। अब हम इकोनॉमी पे आते हैं। ये भी फंडामेंटल जो है, ये कीवर्ड आपके एग्जाम में आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एग्रीकल्चर, दूसरा एक आपका बैंकिंग हो गया, बैंकिंग से बार बार आ रहे हैं, इट इज टाइम टू रिफॉर्म आवर बैंकिंग सिस्टम, ये क्वेश्चन आ चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन आ चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ आपको क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, एक आपको दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया वर्सेस चाइना इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमी। तो दोनों को इकोनॉमी में आपको कंपेयर करना आना चाहिए कि किसकी कितनी इकोनॉमी है और कौन कितना कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है।
और मेजर कॉम्पिटिटर कौन है, इंडिया कितना इंपोर्ट करता है चाइना से, दोनों के बीच में कहाँ पे डाइवर्जेंस है, कहाँ पे कन्वर्जेंसेस हैं इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है, मतभेद क्या है, इन दोनों के एग्रीमेंट्स क्या है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर हम देखते हैं भाई ज्योग्राफी। ज्योग्राफी भी कीवर्ड आपके पेपर 2 के अंदर मेंशन है। अब ज्योग्राफी में एक तो एनवायरनमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सब थीम है ज्योग्राफी की। और सेकंड जो थीम है वो है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। रिसोर्सेज से मैं क्वेश्चन बोलूँ तो हर साल डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल लेवल, वाटर स्कार्सिटी और ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस, उसके साथ ही क्वेश्चंस आपके ये आते हैं। अगर मैं एनवायरमेंट से बात करूँ, द मॉडर्न मैन इज एलिनेटेड फ्रॉम द नेचर, क्वेश्चन आपके ये आ रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डेवलपमेंट डिबेट, द अर्थ इज नॉट फॉर ह्यूमंस ओनली, द कैंपेन टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीसीज, ये क्वेश्चन भी आया है। और इस साल भी क्वेश्चन आपका फॉरेस्ट से रिलेटेड आया है। तो हर साल आपको ज्योग्राफी थीम से एनवायरमेंट सब थीम के अंदर ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं। रिसोर्सेज थीम से मैं बता दूं, ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस, वाटर, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में आ रहे हैं, आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे माय डियर। तो उसके बाद एक और थीम जो है, हालांकि मेंशन नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं टेक्नोलॉजी से। तो एक बार तो पूछा जा चुका है शायद, the role of nuclear scientist in the role of the recent achievement of nuclear scientists in the country, the recent achievement of nuclear scientists in the country, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इससे मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि डीआरडीओ या फिर इसरो से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डीआरडीओ से एक्सपेक्टेड है, इसरो से पूछ लिया है। सीएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था, इंडियन स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो इंडियन स्पेस एक्सप्लोरेशन से ये क्वेश्चन आ चुका है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है, आपको आना चाहिए। अब जहां से टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो मुझे एक क्वेश्चन ये जरूर लगता है कि डिजिटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर या फिर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, आपको ये प्रिपेयर करना चाहिए। उसके साथ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ये वाला जो कीवर्ड है आपके सिलेबस में पेपर 2 के अंदर बिल्कुल मेंशन है, ध्यान से इसको देखना। अब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चंस बहुत आ चुके हैं, लेकिन एक कीवर्ड इसमें मेंशन है, स्पेशली इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कीवर्ड मेंशन है, उसी के अंदर एक और कीवर्ड मेंशन है, स्पेशली इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। अब जो पहले जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो बता देता हूं, द रोल ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स इन इंडियाज इंडिपेंडेंस। सेकंड क्वेश्चन आया है, रोल ऑफ फिल्म्स इन इंडियाज इंडिपेंडेंस। थर्ड क्वेश्चन जो आया है ट्राइबल रिलेटेड, इस साल आया था, आपको याद होगा, इसी साल 2024 के अंदर ट्राइबल से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। अब एक और क्वेश्चन जो मुझे लगता है ऑलरेडी पूछा जा चुका है, लेकिन काफी लोगों ने ये बोला कि ये सर मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, द रोल ऑफ इंडियन आर्मी, द रोल ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी इन नेशन बिल्डिंग। ठीक है, तो इंडियन नेशनल आर्मी का नेशन बिल्डिंग में क्या रोल रहा है, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, और एक जो ब्रह्मास्त्र है यूपीएससी के पास, और जो लास्ट क्या है, एक कीवर्ड दिया आपके एग्जाम में, दैट इज द लास्ट कीवर्ड, ये कीवर्ड है एनालिटिकल एबिलिटी। एनालिटिकल एबिलिटी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड। ये एक ऐसा कीवर्ड है यूपीएससी के पास, एनीथिंग अंडर द सन कैन बी आस्क्ड अंडर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, एनालिटिकल एबिलिटी। टू चेक कैंडिडेट्स एनालिटिकल एबिलिटी, कुछ भी यूपीएससी पूछ सकता है। बहुत सारे अटपटंगे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं, हालांकि कंबाइन करके पूछे हैं। अगर मैं बताऊं तो ज्योग्राफी प्लस, ज्योग्राफी को किससे कनेक्ट कर दिया, एनवायरमेंट से, ग्लोबलाइजेशन को किससे कनेक्ट कर दिया, वीमेन से, एजुकेशन को किससे कनेक्ट कर दिया, इकोनॉमी से, अनएम्प्लॉयमेंट एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राइट, आर्म्ड फोर्सेस को वीमेन से रिलेट कर दिया, द इमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वीमेन इन द आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एनालिटिकल एबिलिटी। आपका ये जो खोपड़ा है ये थोड़ा सा चलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सिर्फ मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक करने से, मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक करने से, वो लिस्ट पढ़ने से, जो आजकल तो मुझे लगता है कि नोट्स भी बहुत चले हुए हैं, पेपर 2 के ट्रेंडिंग है। ठीक है, बहुत सारी रील ऐसे चलती हैं, उसमें नोट्स ऐसे घुमा के दिखाते हैं आपको। तो वो जो नोट्स करने से पेपर 2, मुझे बताना जिन्होंने वो खरीदे थे, क्या आपका पेपर 2 हुआ, कुछ आया समझ में, वहां लिख पाए, कुछ हुआ है तो अच्छी बात है, मुझे तो नहीं लगता हुआ होगा कुछ। अब हम आते हैं स्ट्रेटजी पे। ये सिलेबस का थोड़ा ओवरव्यू था।
तो अब कंक्रीट चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेगी, तो ये ध्यान से अब आप देख लीजिए। अभी तक तो बोल रहे हो सर स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी, 3 बार आपने बोल दिया, तो स्ट्रेटजी है क्या? ये सारी स्ट्रेटजी है, एनालाइज करना, पेपर को एनालाइज करना, ठीक है, ये सारी स्ट्रेटजी है माय डियर। तो स्ट्रेटजी जो है, सिलेबस एनालाइज करना, थीम वाइज डिवाइड करना, अंडरस्टैंडिंग, फाइंडिंग आउट योर मिस्टेक्स, फाइंडिंग आउट योर लेकुनास एंड ट्राई टू बेसिकली मेक इट मोर बुलेट प्रूफ, कि आगे आपकी गलती ना हो। अब हम देखते हैं कि आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं हर एक थीम के, जिससे आप एक इंट्रोडक्शन बहुत बेहतरीन, आप एक कंक्लूजन लिख सको, आपके दिमाग में कुछ एक कोट्स हों हर एक उससे रिलेटेड। सपोज इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड आपके पास 10 कोट्स तो हों, एनवायरमेंट से रिलेटेड आपके पास 10 कोट्स तो हों, वीमेन से रिलेटेड आपके पास 2 कोट तो हो, चाइल्ड से रिलेटेड 1 कोट तो हो, एनवायरमेंट से रिलेटेड 5 कोट तो हों, एग्रीकल्चर से रिलेटेड 2-3 कोट तो हों। कुल मिला के मुझे तो एग्रीकल्चर से फिर वही आते हैं घिसे पिटे वो जो नोट्स कोट्स होते हैं। डेटा की बात करूँ तो वही 65% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड दैट कंट्रीब्यूट्स ओनली 18% ऑफ द जीडीपी। बस कुल मिला के सबको यही आता है। कंक्लूजन पूछ लो तो एग्रीकल्चर का तो सिर्फ कृषि सिंचाई अभियान, फिर वो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट नैम, ये सारी बस घिसे पिटे वही हैं आप लोगों के। थोड़े से आपको अपने सही नोट्स बनाने पड़ेंगे, कंक्रीट नोट्स बनाने पड़ेंगे, जिससे आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को हैंडल कर सको। तो पहली चीज़ है नोट्स और एग्रीगेटिंग मटेरियल। तो नोट्स प्लस मटेरियल फ्रेशर्स के लिए भी यही है और रिपीटर्स के लिए भी। आपको ये दिसंबर तक ये काम करना है, थीम वाइज आपके पास हर एक नोट्स और मटेरियल होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है कि ऑलरेडी अगर आपके पास कुछ नोट्स हैं तो आप उसको कंपाइल करोगे, कंपाइल करना शुरू कर दो। अगर आपके पास ग्रंथ है इतने मोटे मोटे किताबों के नोट्स के, तो उसमें से आप जिस्ट निकालना शुरू कर दो, उसको आप कंपाइल करना शुरू कर दो। और अगर आपने ये कर लिया तो ये आपका 50% वर्क हो गया। अगर आपने नोट्स बना लिए, मटेरियल आपका डिफाइंड हो गया और आप कंपाइल कर पा रहे हो, तो 50% ऑफ योर वर्क इज डन। और एक कहावत है, अ वेल बिगेन इज हाफ डन। अगर आप बोलते हो कि आपने ये काम कर लिया तो आप आधा काम कर चुके हो। ए वेल बिगेन इज हाफ डन। आप आधा काम कर चुके हो और आपकी जो सक्सेस है वो मान लीजिए तय है लगभग 80%। बाकी आपका लक डिपेंड करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो कि आप नोट्स ना ही बनाए तो अच्छा है। टॉपिक सच एज, अगर मैं बताऊं कुछ टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं इकोनॉमी के टॉपिक कई बार बैंकिंग से पूछता है, कई बार अनएम्प्लॉयमेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है, कई बार क्वेश्चंस इकोनॉमी से ऐसे आ रहे हैं कि कैशलेस ट्रांजैक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं। एक बार क्वेश्चन ये आ रहा है कि कैशलेस ट्रांजैक्शंस आर नॉट प्रैक्टिकल इन इंडिया, सीएसएफ एसीएलडी से पूछा था। कैशलेस ट्रांजैक्शंस क्वेश्चन ये पूछा था सीएपीएफ में, कैशलेस ट्रांजैक्शन इज स्कोप्स एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इन इंडिया, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इकोनॉमी से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, यू विल नॉट बी एबल टू प्रेडिक्ट इट माय डियर। अगर इकोनॉमी से एक और क्वेश्चन मैं बोलूँ कि एआई, क्योंकि लार्जर इम्पैक्ट एआई का किस पे हुआ, इकोनॉमी पे। सोसाइटी पे तो इम्पैक्ट होगा ही, लेकिन उसको हम टैकल कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम इम्पैक्ट एआई पे होगा। अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी जॉब डिस्प्लेसमेंट होंगी। तो एआई जो है सीएसएफ एसीएलडीसी 2024 के पेपर में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन वाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ ब्लेसिंग और अ कर्स। इज अ ब्लेसिंग है या फिर कर्स है, इसमें से क्या है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो मेरा ये मानना है, आप इकोनॉमी बहुत वास्ट है माय डियर। इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर भी आ रहा है, इकोनॉमी के अंदर ये सारे सेक्टर्स भी आते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट से लेके बैंकिंग से लेके नई टेक्नोलॉजी जो आती है आज के टाइम में, टेक्नोलॉजी सच एज कैशलेस ट्रांजैक्शन, यूपीआई, एआई, राइट, ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। और आप जो है इन पे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाने की कोशिश मत कीजिए। आपको जो करना है वो मैं बताऊंगा, आपको सिर्फ करंट अफेयर्स फॉलो करते जाना है, ठीक है। कुछ बेसिक आपको सिनेरियो पता होना चाहिए इकोनॉमी का, कौन सा सेक्टर, कि कितनी करंट लेबर फोर्स है, क्या जीडीपी है, क्या जीडीपी ग्रोथ है, कौन से मेजर फैक्टर हैं जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कौन से लेकुनास हैं, क्या रिफॉर्म चाहिए इकोनॉमी को, रिफॉर्म सेकंड जनरेशन ऑफ रिफॉर्म्स पता होने चाहिए, कमेटीज़ के कुछ कुछ नाम पता होने चाहिए कि कैसे हम इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं। आरबीआई की रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, आईएमएफ की रिपोर्ट, ये छोटी मोटी आप रिपोर्ट जरूर पढ़िएगा, जिससे आप रिलेट कर पाए इंडिया की करंट स्टेट ऑफ इकोनॉमी क्या है। ओके,
तो इकोनॉमी के कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मत बनाइए, यू विल नेवर बी श्योर। अगर आप बैंकिंग के ऊपर नोट्स बनाते तो क्या आप बैंकिंग के नोट्स जो हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पर यूज कर पाओगे? नहीं। लेकिन जब आप इंडियन सोसाइटी के विमेन से रिलेटेड, चाइल्ड से रिलेटेड और ओल्ड एज से रिलेटेड, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड हियर सोसाइटी के अंदर, ठीक है। एनवायरमेंट में एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड हियर, इकोनॉमी में एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड होता है, लेकिन देयर दे आर आस्किंग वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस, बैंकिंग, अनएम्प्लॉयमेंट, ओके, एआई, वेरी स्पेसिफिक। तो इस इकोनॉमी को आप प्रिपेयर कीजिए मैक्सिमम थ्रू करंट अफेयर्स, ओके, लेकिन आफ्टर चेकिंग द बेसिक सिनेरियो ऑफ द इकोनॉमी, बेसिक स्टेट ऑफ इकोनॉमी आपको पता होनी चाहिए देश की क्या है, उसके बाद आप इसको डील कर सकते हो। अब इतना आपको पता चल गया, इकोनॉमी तक हम आ गए। तो मैंने आपको बोला था कि नोट्स प्रिपेयर करने हैं, इकोनॉमी के नोट्स मैक्सिमम प्रिपेयर मत कीजिए, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज का क्या रोल है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। रोल ऑफ पीवाईक्यूज, पीवाईक्यू का क्या रोल आपके एग्जाम में, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। 5 से 6 साल के पीवाईक्यूज आपको एटलीस्ट एनालाइज करने हैं। हम जो है क्लासेस में पिछले 10 साल के एनालाइज करते हैं, लेकिन अगर आप खुद ब खुद प्रिपेयर कर रहे हैं तो 5 से 6 साल के एटलीस्ट आप एनालाइज कीजिए, मोर देन इनफ है 5 से 6 साल के। इससे फायदा क्या होगा? 5 से 6 साल आपको तो लगता होगा सर ये तो पुराने हो गए ना, दीज आर ओल्ड, ये पुराने हो गए, हमें टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन चाहिए, हम जहाँ पे एनरोल करेंगे वो नए क्वेश्चन आएंगे, वो रिपीट होंगे, वो क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको पता है वो कौन पेपर बना रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी आपको पता है। दे आर नॉट इवन मेकिंग पेपर, दे आर जस्ट सेलिंग देयर कोर्सेज। आपको ये नहीं पता कि ट्यूटर का है उसमें, Who's the tutor? Are you sure? जहाँ पे आप एडमिशन ले रहे हो आपको पता है कि आपको पढ़ाने कौन वाला है? नो, ये क्वेश्चन आप करते ही नहीं हो, क्योंकि आप में इतनी हिम्मत ही नहीं है क्वेश्चन करने की। आपको ये क्वेश्चन करने आने चाहिए। भाई पढ़ाएगा कौन मुझे यहाँ पे? मुझे ये बताओ, मुझे फैकल्टी से इंट्रोड्यूस कराओ। अगर आप कोई फैकल्टी से आप मिलने के बाद अगर आप वहाँ से कोई 10 रुपए की भी चीज़ खरीद लो तो मुझे बता दे। गेट टूगेदर और गेट टू नो विद द फैकल्टी। फैकल्टी कैसी है भाई, किसी भी इंस्टीट्यूट की शर्म नहीं आनी चाहिए वहां से पूछते वक्त कि सर ये फैकल्टी है, सर डेमो दिला दो सर एक, प्लीज एटलीस्ट 1 डेमो, देन एनरोल। उसके बाद एनरोल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रोल ऑफ पीवाईक्यू पे हम बात कर रहे थे। पीवाईक्यू 5 से 6 साल के पीवाईक्यू आपको करने चाहिए, एटलीस्ट करने चाहिए। 10 साल के कर लोगे तो आपकी मेहनत हो जाएगी। 5 से 6 साल के पीवाईक्यू करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि पेपर में थीम्स रिपीट हो रही हैं, वही क्वेश्चन रीफ्रेज करके पूछे जा रहे हैं। अब इतना आपको पता चल गया, इतनी आपने इंसाइट ले ली कि वही क्वेश्चन रीफ्रेज करके यूपीएससी पूछ रहा है, तो आप जो है सिलेक्शंस के और नज़दीक चले गए। अगर इतना आपको पता चल गया, क्योंकि मैं ये बात बोलता हूँ लोगों का यकीन नहीं होता, लेकिन खुद ब खुद अगर वो 5 से 6 साल के पीवाईक्यू लिख लेते हैं तो फिर उनको यकीन होता है, हाँ अरे यार ये वही तो क्वेश्चन है, मैं इसमें वही तो डेटा डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग सर्टेन टॉपिक्स ऑफ योर रिसोर्सेज आपको क्या करना पड़ेगा? फिर पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। जो मैंने आपको बताया कि नोट्स बनाने हैं, आपने नोट्स बनाए, थीम वाइज बनाए, फिर आप क्या करोगे? पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट करोगे। फिर आपको लगेगा सर ये पीवाईक्यूज जो है मैं जो ऑलरेडी नोट्स बना चुका हूँ उससे ये अटेम्प्ट हो रहे हैं, मतलब दैट इज दीज आर गुड्स नोट्स। लेकिन जहाँ पे भी आप एनरोल हो और आपको जो पढ़ाया जा रहा है, एक लिटमस टेस्ट दे देता हूँ, जहाँ पे भी आप एनरोल हो और जो भी आपको पढ़ाया है, जो भी मटेरियल आपको दिया, अगर वो पढ़ने के बाद, वो समझने के बाद अगर आप पीवाईक्यूज कर पा रहे हो, दैट इज अ गुड इंस्टीट्यूट। अगर पीवाईक्यू नहीं हिल रहा आपसे तो 2 चांसेस हो सकते हैं, या तो आप खुद ब खुद लल्लू हो, और दूसरी चीज़ कि वो जो इंस्टीट्यूट आपको दे रहा है वो बहुत ही आसान चीज़ आपको दे रहा है, पेपर में काम आएगी नहीं आपके, ठीक है। तो ये लिटमस टेस्ट है, पीवाईक्यूज इज द लिटमस टेस्ट किसी भी टीचर का। अगर पीवाईक्यू करा पा रहा है क्लास में, शर्माओ मत, पूछ लो सर ये क्वेश्चन है, आपने आज पढ़ाया है, आपने ये टॉपिक पढ़ा है, इस क्वेश्चन में ये जो पीवाईक्यू का आया हुआ है इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरी ये थॉट प्रोसेस है, आप क्या मानते हो? अगर वो लिख दे तो ठीक है, नहीं लिख पाए तो समझ जाना गलत ट्रेन में बैठे हो, जल्दी से उतर जाओ। जितना गलत ट्रेन में आप जाओगे 2 सिचुएशन होती है, दिस इज द गोल, हेयर यू आर, दिस इज द ट्रेन, ओके। लेकिन आप कई बार इस ट्रेन में बैठ जाते हो और ये ट्रेन कितनी तेज भाग ले
इस ट्रेन में आप गलत दिशा में जाओगे, तो जितना जल्दी आप अगर यहाँ पे इस ट्रेन को छोड़ देते हो, स्टिल इट इज टाइम आप उस डेस्टिनेशन जा सकते हो। लेकिन अगर आप इतना ही नीचे चले गए, उसके गड्ढे में ही गिर गए, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कम बैक। ओके, तो आइडेंटिफाई, जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करो कहाँ पे आप एनरोल हो, काम कर रहा है उनकी लर्निंग जो टीचिंग जो मेथड है, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब पीवाईक्यू का रेलेवेंस मैंने आपको बता दिया कि जो नोट्स आपने बनाए हैं वो पीवाईक्यू से टेस्ट कीजिए। पीवाईक्यू सोल्व हो रहे हैं तो नोट्स ठीक है, नहीं है तो और अपग्रेड कीजिए। उसके बाद हम देखते हैं, जब आप पीवाईक्यू सोल्व करोगे तो पीवाईक्यू सोल्व करते वक्त आपको ये लगेगा कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं आप कंफर्टेबली सोल्व कर पा रहे हो, और कुछ क्वेश्चंस जो हैं आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो सोल्व करने में, और कुछ क्वेश्चंस जो हैं स्ट्रगल कर रहे हो और कंफर्टेबली हो रहे हो, और कुछ में जो है मिक्स रिस्पॉन्स रहेगा कि हाँ थोड़ा सा आता भी है थोड़ा नहीं भी आता है। तो आपको करना क्या है, क्या आपको इस टाइम पे नया कंटेंट जो है रेफर करना चाहिए? हाँ, आप नया कंटेंट रेफर कर सकते हो, लेकिन नए नोट्स मत बनाना। उसी में आपको क्या करना है, ऐड ऑन करना है। ऐड ऑन उन्हीं नोट्स के अंदर करिए। इफ यू फाइंड कि कुछ पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करते हुए मुझे प्रॉब्लम आ रही है पर्टिकुलर, तो आप क्या कर सकते हो, एग्जिस्टिंग नोट्स के अंदर आप ऐड ऑन कर लीजिए, उनको फेंक मत दीजिए। ठीक है, तो जहाँ पे भी आप स्ट्रगल कर रहे हो वहाँ पे ऐड ऑन करते जाइए, नोट्स ऐड ऑन करते जाइए, तो क्या होगा, एटलीस्ट वो टॉपिक तो आपका पूरा हो जाएगा, आप समझ जाओगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि भाई पेपर 2 का कुछ एक यूनिक चीज़ें जो हैं हम बहुत मिस करते हैं शुरुआत से, और लास्ट तक हम मिस कर देते हैं इसको, कि फंडामेंटल क्या है, व्हाट इज द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ पेपर 2। यूपीएससी क्या मांगता है आपसे, राइटिंग 3 घंटे, 3 घंटे आपको लिखने की आदत होनी चाहिए, 3 आवर्स, लेकिन आप करते क्या हो, रीडिंग। और कितने घंटे, कितने ही करवा लो रीडिंग, वीडियो दिखवा लो। ठीक है, 8-8 मैराथन देखोगे, 8 घंटे की, 10 घंटे की, 15 घंटे की मैराथन आप देख सकते हो, लेकिन आप रीडिंग ही कर रहे हो, यू आर जस्ट कंज्यूमिंग, यू एक्ट लाइक जस्ट अ स्पंज। जो आपको दिया जा रहा है आप उसको क्या कर रहे हो, लेते जा रहे हो। ठीक है, उसको फीड करते जा रहे हो अपने अंदर, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, यू शुड हैव सम फिल्टर। क्योंकि आपको आपको ये तो नहीं लगता कि आपके जो ये जो माइंड की जो कैपेबिलिटी है इंफॉर्मेशन स्टोर करने की वो अनलिमिटेड है, ऐसा तो नहीं लगता ना आपको प्लीज। क्योंकि माइंड की जो कैपेसिटी है इट इज नॉट अनलिमिटेड, कंप्यूटर की हो सकती है, इसीलिए तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और नोट्स दिए जाते हैं आज के टाइम में, तो वो आपके कंप्यूटर में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ऑन द डे ऑफ द एग्जाम आप बहुत लिमिटेड नॉलेज ही कैरी करते हो, और वो लिमिटेड नॉलेज ही आपकी एग्जाम तक जाती है, और वहीं पे आपको अप्लाई करना होता है। और उस टाइम पे ऐसा नहीं होता कि आप जो नॉलेज लेके आए हो, इंटरनल सिक्योरिटी दिस इज हेयर इन दिस कंपार्टमेंट, इंडियन सोसाइटी इज देयर इन दिस कंपार्टमेंट, इंडियन, और उसके बाद आप एनवायरमेंट इन दिस कंपार्टमेंट। अब मैं एनवायरमेंट का क्वेश्चन लिखूंगा तो एनवायरमेंट का कंपार्टमेंट ओपन होगा और वहां से इंफॉर्मेशन आएगी भाग के, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सारी इंफॉर्मेशन पेपर 1, पेपर 2, इंटरव्यू, पर्सनल एक्सपीरियंस, एसएसबी, सीडीएस, लाइव ट्रॉमास, एवरीथिंग वुड बी फ्लैशबैक देयर, वहीं पे आएगी उसी टाइम, सब ऐसे हो जाएगा। ठीक है, खिचड़ी बन जाएगी, उसी खिचड़ी में से आपको क्या करना है, वो कंटेंट निकालना है और वहीं पे प्रैक्टिस वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं, वहीं पे रिटर्न करके आना, वहीं पे लिख के आना है। ठीक है, तो 3 घंटे आपको एटलीस्ट लिखने की आदत होनी चाहिए, वो एंग्जाइटी हैंडल करने की आदत होनी चाहिए, वो टाइम मैनेजमेंट आनी चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे, इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे, क्योंकि यही रिक्वायरमेंट है माय डियर, 3 घंटे लिखना और वो भी क्वालिटी लिखना। ठीक है, तो लेकिन आप करते क्या हो, रीडिंग करते हो, फिर रीडिंग करते हो, फिर बाद में आप क्या करते हो, टेस्ट सीरीज, जब पेपर आता है तो बहुत सारी टेस्ट सीरीज आती हैं, आपको ऐसे ऐसे मार्केटिंग करके टेस्ट सीरीज दी जाती हैं कि ये टेस्ट सीरीज कर ली, दीज आवर प्रीवियस ईयर हिट्स, ये हमारे प्रीवियस ईयर हिट्स थे, मैंने भी किया था एक बार, लेकिन 2024 में तो कुछ आया नहीं। ठीक है, 2024 में जो आया अब मैं उसको बताऊं कैसे, 2024 में जो काम आया मेरे स्टूडेंट्स के, मैं उसको बताऊं कैसे, क्योंकि वो क्वेश्चंस की फॉर्म में तो था नहीं, वो वो लर्निंग लेके गए वहाँ पे, वो वैल्यूज लेके गए, उनके लिए उनको मैंने इस हिसाब से तैयार किया था कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए यू विल बी एबल टू हैंडल इट, एंड पीपल
have text me, people have given me positive feedback, sir brainstorming sessions were really helpful. ओके, तो हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, हम एक्सपेक्टेड लिस्ट पे फोकस करते हैं, हम ब्रेनस्टॉर्मिंग पे फोकस करते हैं, तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, तो हम हर एक चीज़ पे फोकस करते हैं। लेकिन आप किस पे फोकस करते हो? टेस्ट सीरीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स हो गए, तो इन टॉपिक्स पे आप क्या करते हो? फोकस करते हो, लास्ट में आप टेस्ट सीरीज लिखना सीखते हो। तो टेस्ट सीरीज का मतलब ये होता है कि यू वांट टू टेस्ट योरसेल्फ व्हाटएवर यू हैव लर्नड। लेकिन आपने सीखा तो कुछ है ही नहीं। क्या आपने सीख ली? क्या आपने जो आंसर राइटिंग स्किल है, जो भी आपकी आंसर राइटिंग स्किल है, क्या वो आपने सीख ली? तभी तो आप टेस्ट सीरीज में उसको यूज कर पाओगे। अगर आपने आंसर राइटिंग स्किल सीखी ही नहीं तो टेस्ट सीरीज किस काम की आपकी? तो यहीं पे कैच है, यहीं पे आपका बेवकूफ बनाया जाता है। तो आंसर राइटिंग स्किल जो है नीड टू बी इम्प्रूव्ड ऑन द डेली बेसिस, नॉट ऑन द डेली बेसिस। सपोज आप 4 दिन पेपर 1 पढ़ रहे हो और 3 दिन आप आंसर राइटिंग स्किल्स को भी दे सकते हो एटलीस्ट हफ्ते में। और आंसर राइटिंग स्किल्स में ट्राई टू राइट द PYQs, एटलीस्ट PYQs आपको लिखने चाहिए हफ्ते में। आप क्या कर सकते हो, इस हिसाब से डिवाइड कर सकते हो अपना टाइम के 4 दिन में पेपर 1 को दूंगा, 3 दिन में पेपर 2 को दूंगा और PYQs ही सोल्व करूंगा। तो PYQ सोल्व करने के बहुत बेहतरीन तरीके हैं और बहुत बेहतरीन आपके अंदर इंप्रूवमेंट भी आएगी। तो टेस्ट सीरीज का ये क्या है, एक बैकड्रॉप है। अनलेस एंड अनटिल आप लर्निंग नहीं करते हो कि हाउ टू राइट अ गुड एसे, टेस्ट सीरीज विल नॉट हेल्प यू। आई वुड नॉट से कि बिल्कुल ही हेल्प नहीं करेगी, आई एम सेइंग कि इतनी इफेक्टिव तरीके से नहीं हेल्प करेगी जो आप इफेक्टिव तरीका पहले स्किल्स वो सीख के उसको इम्प्लीमेंट करोगे, रादर देन जस्ट ब्लाइंडली गोइंग फॉर द टेस्ट सीरीज। वो भी सीख जाओगे आप, टेस्ट सीरीज बार बार लिखोगे, एवेल्युएशन आएगा, फिर भी आपको कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगी, वो तो मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा। लेकिन आप लास्ट में 1 महीना टेस्ट सीरीज लिख रहे हो और इम्प्रूवमेंट का टाइम बहुत कम होता है। ठीक है, पेपर उनका प्रेशर है, इंप्रूवमेंट का टाइम मिलेगा ही नहीं, एंग्जाइटी रहेगी, टाइम कंस्टेंट रहेगा, उसी विशियस साइकिल में दोबारा आ जाओगे। 2025 के अंदर भी पेपर लिखोगे, फिर बोलोगे सर पेपर पूरा नहीं हुआ, क्वेश्चन कुछ और पूछ लिए, और फिर दिसंबर तक ऐसे ही टाइम वेस्ट करोगे, फिर जनवरी में वही। तो इस साइकिल में दोबारा आप घूमते ही घूमते रहोगे। ठीक है, तो नाउ इट्स द टाइम यू कैन इन्वेस्ट इन पेपर 2। पेपर 1 का भी बताता हूँ कैसे क्या करना है। ठीक है, तो आंसर राइटिंग एटलीस्ट ट्राई टू डू ऑन अल्टरनेट डेज, एटलीस्ट 1 PYQ यू नीड टू राइट। रैंडम टॉपिक पे मत लिखो। एक तो ये चला हुआ है ना डेली आंसर राइटिंग, मैंने भी किया था। आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड दिस डेली आंसर राइटिंग। डेली आंसर राइटिंग कर रहे हो तो भाई PYQ पे करो, ना कि कोई नया मुद्दा डेली खड़ा हो रहा उसी पे आंसर राइटिंग लगे हुए। अरे नहीं, वो इवोल्व होगा माय डियर, दैट पर्टिकुलर मुद्दा विल इवोल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 6 महीने में शायद कुछ और आ जाए उसके अंदर, 2 महीने में कुछ और आ जाए, अगले हफ्ते कुछ और आ जाए। जो भी इवॉल्विंग चीजें हैं, स्टॉप राइटिंग ऑन इट। इवॉल्व हो रही है अभी तक रशिया, यार यूक्रेन वॉर इवॉल्व हो रहा है अभी तक, ईरान और ये पैलेस्टाइन इशू अभी भी इवॉल्व हो रहा है, और सॉरी इसराइल और हमास इशू अभी भी इवॉल्व हो रहा है, मिडिल ईस्ट में बहुत क्राइसिस है। स्टॉप राइटिंग ऑन इट, थोड़ा वेट एंड वॉच। अगर आप उस पर लिखना ही चाहते हो तो जब एग्जाम नज़दीक आए तो तब आप उस पर लिख सकते हो। ठीक है, ओके, रैंडम टॉपिक्स पे नहीं लिखना है। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एटलीस्ट अल्टरनेट डेज पे आप PYQ कर सकते हो। 4-5 साल के PYQ करने जरूरी हैं, जरूर करने चाहिए। इससे क्या लगेगा, आप एक राइट ट्रैक पे आप जाओगे। राइट ट्रैक पे जब आप एक बार चले जाते हो तो आप, अगर आप गलत ट्रैक पे भी हो तो ऑटोमेटिकली आपको फील आ जाती है कि जैसे ट्रेन चलती है, या फिर आप रोड पे होते हो, जब रोड से डिवाइडर से थोड़ा लेफ्ट हो जाते हैं, नीचे जाने शुरू कर देते हो, तो वो साइड में जो रिफ्लेक्टर होते हैं वो गाड़ी के पहिए के नीचे आके ऐसे डक 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 करने शुरू कर देते हैं ना। तो आपको ये पता लग जाएगा भाई PYQs मैंने अटेम्प्ट कर लिए हैं, और अभी ये जो टेस्ट सीरीज में मेरे को ये क्वेश्चन दिए गए हैं, ये क्या क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन है। तो आपको वाली फीलिंग आ जाएगी, आप दोबारा से ट्रैक पे आओगे। सर ये लेवल ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, ये PYQ से बहुत नीचे है, ये आएंगे नहीं, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे नहीं। तो आपको क्वेश्चंस का लेवल भी समझ में आना चाहिए। टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस के लेवल का बन के रह जाओगे, PYQ सोल्व करो उस लेवल का बनो। टेस्ट सीरीज किसी भी इंस्टीट्यूट की फिर आप लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा किस लेवल के टीचर है, किस लेवल का इवेल्युएटर है, किस लेवल का पेपर सेटर है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई पेपर 2 आपने लिख तो लिया PYQs, अब पेपर 2 के PYQs आप इवेल्युएट कैसे करें। अब इवेल्युएट तो जब करोगे ना जब आप ये लिखोगे उसको, और दिमाग आपके 1000 रीजन दे देगा कि नहीं लिखने के, कि अभी याद नहीं है, मेमोरी इशू है, पढ़ के लिखूंगा।
फिर आप कई बार कहोगे कि सर परफेक्ट आइडिया आएगा तो लिखूंगा। परफेक्ट आइडिया कभी आएगा ही नहीं। परफेक्शन तो ऑलवेज आपको लगेगा इम्परफेक्शन है। परफेक्शन तक अगर चेज करते रहे तो शायद आप जो है कुछ कर ही नहीं पाओगे। सो ऑलवेज डू नॉट चेज परफेक्शन, ऑलवेज लुक के मैं एटलीस्ट थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर सकूं, पिछले दिन से एक बार इंप्रूवमेंट कर सकूं, पिछले दिन से एक बार इंप्रूवमेंट कर सकूं, थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट। तो परफेक्ट के पीछे मत भागो, थोड़ा सा आप इंप्रूवमेंट के पीछे भागो कि लास्ट डे से मैं इंप्रूव कर सकूं। तो कई बार दिमाग ये भी बोलेगा कि परफेक्ट आएगा, आइडिया आएगा तभी लिखूंगा, आज याद नहीं है, मेमोरी दिमाग में नहीं है, पढ़ के लिखूंगा। ये भी मैं बता रहा हूँ कि दिमाग क्या क्या रीजन देगा आपको ना लिखने के। उसके बाद जो है टॉपर्स के आंसर देखकर आपको लगेगा सर ये ऐसे तो मैं लिख ही नहीं पाऊंगा, कि टॉपर्स आंसर्स आप देखने के बाद आपको लगेगा सर आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट। ओके, फिर आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें हो गई और एक आपने पेपर दे दिया और इवेलुएट करने के बाद शायद किसी ने इवेलुएट करके दे दिया कि यू डू नॉट डिजर्व इट, आप तो कर ही नहीं सकते, ये वगैरह होगी, तो आपका मोटिवेशन वहीं पे जीरो हो जाएगा और फिर आप कभी लिखने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाओगे। राइट। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एटलीस्ट 10 PYQ लिखो, किसी को मत दिखाओ, ना अपने आप इवेलुएट करो, 10 के बाद दिखाना शुरू करो, खुद इवेलुएट करना शुरू करो। 10 तक तो मत करो यार, 10 PYQ लिखो, एटलीस्ट 5 तो लिखो, 5 लिखो, खुद को दिखाओ, देखो। कई बार तो मुझे बोलते हैं सर फर्स्ट PYQ मैंने लिखा है सर, देखना कितना अच्छा है। फिर मैं उसको क्या बताऊँ, फर्स्ट में यार आपको ही शर्म आ जाएगी, शायद आप 6 महीने बाद इसको देखोगे तो। ठीक है, तो पहले 5 जो है मत देखो, ये एक जर्नी खुद की है, इस जर्नी को आप खुद ही ट्रेवल करो। अब हम आते हैं कि व्हाट शुड बी द आइडियल वे, कि हमें इवेल्युएशन पेपर 2 का कैसे करना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो आपके दिमाग में एक बेसिक स्ट्रक्चर तो रहना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या होगा भाई, व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रक्चर? राइट स्ट्रक्चर इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, ये तो आइडियल होता है किसी भी ऐसे का। इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। अब इंट्रो में आप क्या लिखोगे, इंट्रो में बहुत सारी चीजें आपके साथ आपके पास लिखने के लिए। कोई ऐसा वर्ड है जिसको आप डिफाइन कर सकते हो, कोई ऐसी चीज है जिसका ओरिजिन पास से हो, ठीक है, आप उसका ओरिजिन ट्रेस कर सकते हो। फिर आप ये लिख सकते हो किसी करंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर दे सकते हो, करंट अफेयर्स लिख सकते हो उसमें। फिर आप किसी डेटा से शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। तो बॉडी में आप मल्टीपल डायमेंशंस, अभी आप लिखने में बताने में तो आपको लग रहा होगा सर हाँ बहुत बढ़िया, डिफाइन कर दें, ओरिजिन कर दें, करंट अफेयर्स डाल दें, डेटा डाल दें, मल्टीपल डायमेंशंस इन बॉडी। ओके, मल्टीपल डायमेंशंस इन बॉडी लिखने में मुझे भी आसान लग रहा है, बताने में तो, और आपको तो और भी लगेगा सुनने में, लेकिन जब आप इसको करोगे तभी आपको पता चलेगा सर मल्टीपल डायमेंशंस कैसे क्या करना होगा। तो मल्टीपल डायमेंशंस एटलीस्ट रेलिवेंट, जो पूछा है रेलिवेंस इज द की है। आप मल्टीपल डायमेंशंस वो लिखते हो जो आपको आता है, ठीक है, वट एवर यू नो, बट लिखनी वो है वट एवर इज आस्क्ड फ्रॉम यू, जो आपसे पूछा है, नॉट वट यू नो बट वट इज आस्क्ड, जो आपसे पूछा है। तो उस डायमेंशंस को आप देना शुरू करोगे, वो 1-2 PY 5-6 PY के बाद आना शुरू हो जाएगा। कंक्लूजन थोड़ा सा 2-3 तरीके से लिख सकते हो, या तो आप पूरी समरी लिख सकते हो जो भी आपने मेन बॉडी के अंदर डिस्कस किया है, या फिर आप थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक होके कुछ ऐसा डाल सकते हो उसके अंदर कि ये फला फला प्रॉब्लम्स हैं और इन प्रॉब्लम्स का ये सॉल्यूशन है। या तो आप समरी दे दो या फिर आप ऑप्टिमिस्टिक तरीके से उसको वे फॉरवर्ड दे सकते हो कंक्लूजन के अंदर। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, अगर मैं बताने लग गया तो आधा घंटा उसी में लग जाएगा, तो स्ट्रेटजी क्या होगी, ठीक है। तो मेन फोकस शुड बी टू एड्रेस द डिमांड, दिस इज द की, दिस इज द की पॉइंट ऑफ टूडेज टॉपिक। आपको क्या करना है, यू नीड टू एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन की डिमांड है वो एड्रेस करनी है, नॉट द इंफॉर्मेशन यू नो। आपको जो इंफॉर्मेशन पता है और वो एग्जामिनर नहीं पूछी तो इस इंफॉर्मेशन का कोई भी रेलिवेंस नहीं है। अगर आपकी इंफॉर्मेशन अच्छी है और एग्जामिनर भी वही चाहता है तो दैट इज बुलजाई, वो बुलजाई हो जाएगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, बुलजाई, बिल्कुल यही, और बहुत अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन अगर आप रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं लिखोगी जो कि पूछी गई है आपसे, जो कि आपको बतानी चाहिए थी, तो भाई बहुत मुश्किल हो सकती है उसमें, राइट। ओके, तो मैं समराइज कर देता हूँ आपके लिए एक बार दोबारा से, समराइज आपके लिए मैं समराइज कर देता हूँ। आपको करना क्या है अगले 4 महीने। पहली चीज, आपको अगर कोई फ्रेशर है सिलेबस कंप्लीट करना है। फॉर फ्रेशर
यू नीड टू कंप्लीट द सिलेबस। आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, और आपके लिए नोट्स वोट्स बनाना ये थीम वीम कुछ नहीं आपके लिए, आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए। सेकंड जो है रिपीटर, जो ऑलरेडी 1 से 2 रीडिंग ले चुका है उनके लिए है। 1 से 2 रीडिंग जो ले चुका है उनको क्या बनाना है, थीम वाइज नोट्स, उनको थीम वाइज नोट्स बनाने। अब थीम वाइज नोट्स आप बना लोगे, आपको पता है सारे नोट्स मैंने बता दिए थीम वाइज कौन कौन से हैं, सिक्योरिटी, इंडियन सोसाइटी, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, और उसके बाद आपको पता है ह्यूमन राइट इश्यूज, एनालिटिकल एबिलिटी तो आप बना नहीं पाओगे, तो ऑन द स्पॉट्स होगा। ठीक है, इस पे आप क्या बनाओगे, थीम वाइज नोट्स। सेकेंड थिंग इज PYQs। PYQs आपको प्रैक्टिस करने हैं। सपोज कीजिए एटलीस्ट अगर मैं बोलूँ हर साल ऐसे पेपर की बात करूँ तो 6 टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं, और अगर आप पिछले 6 साल के ही टॉपिक उठाएंगे तो इट वुड बी 36 टॉपिक्स। 36 टॉपिक हो गया, और डेली के आप सपोज डेली नहीं तो अल्टरनेट डेज पे एक लिख रहे हो, तो 2 दिन में अगर आप एक लिखोगे तो इफेक्टिवली ये आपके 72 डेज के अंदर क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। तो 72 डेज मतलब इट इज़ नियरली 2.5 मंथ। ओके, तो ये 2.5 मंथ के अंदर आपके PYQs जो है पिछले 6 महीने के, पिछले 6 साल के आपके पूरे हो सकते हैं। तो 2.5 मंथ आपको ये करना है। और अगर आप PYQ करते हो तो ये क्या हेल्प करता है, पहला इट विल कीप यू ऑन द ट्रैक। सेकेंड थिंग इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस कि भाई PYQ मैंने लिख लिया है, बूस्ट कॉन्फिडेंस, और इससे ऊपर कुछ नहीं है। टू क्रैक एनी एग्जाम द कॉन्फिडेंस मैटर्स प्लस द राइट ट्रैक, और दोनों ही आपके पास हो गए, आप PYQ भी कर रहे हो और कॉन्फिडेंस बूस्ट भी कर रहे हो, तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये आपका आ गया, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया आपका। तो ये थी पेपर 2 की बात, पेपर 2 की आपकी बात होगी। अब आते हैं पेपर 1 में आपको क्या करना है। पेपर 1 में रिसोर्सेज जो हैं ऑलरेडी आपको पता है कि क्या क्या रिसोर्सेज है, फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि आप लोग बहुत बहुत ही नादान बच्चे हो, है ना। तो मैं बता देता हूँ क्या क्या आपको करना है। आपको पढ़नी है NCERT। अब NCERT किसकी पढ़नी है मैं बता देता हूँ। NCERT जो है पॉलिटी की NCERT मैं मना करता हूँ, मत पढ़िए। आप इसके लिए लक्ष्मीकांत डायरेक्ट यूज़ कर लीजिए। उसके बाद आप इकोनॉमी की जो NCERT है, इकोनॉमी की NCERT आप क्लास 11-12, ओके, क्लास 11-12, क्लास 12 की तो ज़रूरी है। कौन सी है वो, मैक्रो प्लस माइक्रो इकोनॉमी, या तो आप ये पढ़िए। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि इकोनॉमी की मैं ये NCERT पढ़ूँ बिकॉज कुछ टर्मिनोलॉजी जो है इसमें डिफ़िकल्ट है, आप जो है मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन जो है, मैं श्रीराम IAS के जो नोट्स है दैट इज़ गुड सोर्स, मुझे अच्छा लगता है श्रीराम IAS के जो हैं वो नोट्स आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मुनाल सर के वो नोट्स बहुत बल्कि हैं, या फिर आप कोई भी ऐसी बुक जो है सिविल सर्विस की जिसमें बहुत बल्कि नोट्स नहीं है, आप इकोनॉमी वहाँ से फॉलो कर सकते हो। फिर आपका जो टॉपिक आता है वो है हिस्ट्री का। अब हिस्ट्री के लिए आप क्या करिए, 6th से 8th क्लास की NCERT आप फॉलो कीजिए। ठीक है, आपको पता होगा वो बुक का नाम क्या है, अवर पास्ट 1, 2, 3, 3 पार्ट है उसके, राइट। और उसके साथ ही आपको क्या फॉलो करनी है, थीम्स। 6 से 8 की NCERT जिसका आवर पास्ट नाम होगा, आवर पास्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फिर थीम्स, थीम्स भी फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये क्लास 11-12 की बुक होंगी आपकी, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, ये क्लास 11-12 की होंगी जो आपको फॉलो करनी है। और उसके साथ अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री फॉलो करना चाहोगे, हिस्ट्री में ही मॉडर्न हिस्ट्री, तो यहाँ पे अगर आप स्पेक्ट्रम फॉलो करना चाहे तो कर सकते हो। ठीक है, फिर बात आती है हमारी NCERT में ही ज्योग्राफी की। अब ज्योग्राफी में 4 किताबें हैं आपकी। पहली किताब होगी आपकी इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी। सेकंड बुक होगी आपकी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, एक ये बुक होगी आपकी। उसके बाद एक और आती है आपकी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। इसमें बहुत बार स्टैटिक्स पूछता है, सेंसस पूछता है। उसके साथ चौथी बुक है आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी,
ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी से बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, कई बार मैंने देखा है कि ये खेती को यहाँ पे क्या बोलते हैं। कई बार ज्योग्राफर्स के नाम भी पूछे जाते हैं, और कई बार कौन से एक्टिविटीज़ होती हैं किस टाइम पे, कौन सी एक्टिविटीज़ कब होती थी। तो इस तरह के ह्यूमन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं। और इसको अगर आप ज्योग्राफी को और सपोर्ट करना चाहो किसी स्टैंडर्ड रेफरेंस से, तो जीसी लियोंग जो है, आप ये बुक पढ़ सकते हो। ठीक है, फॉर क्लाइमेटोलॉजी आई वुड सजेस्ट आप ये बुक पढ़ सकते हो, क्लाइमेटोलॉजी और जोमोर्फोलॉजी के लिए इट इज़ अ बेस्ट बुक। फिर बात आती है हमारी एनसीईआरटी पढ़ने की फॉर जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में यू कैन स्टडी 6 to 10th क्लास बेसिक एनसीईआरटी। 6 से 10th क्लास की साइंस आपको करनी ही पड़ेगी। 11th और 12th क्लास के कुछ बेसिक सिलेक्टिव चैप्टर आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, वो चैप्टर्स जो है मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं। बस अगर इतना आपने कर लिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फिर आपकी आएगी मेंटल एबिलिटी। तो मेंटल एबिलिटी पार्ट्स, उसमें आपकी रीजनिंग है, प्लस उसमें आपका मैथ्स है। मैथ्स के लिए अगर आप अरिहंत की बुक करना चाहो, आई थिंक राजीव वर्मा करके बुक है कुछ, तो आप वो कर सकते हो। राजेश कुमार है शायद, हाँ। तो अरिहंत की बुक आप फॉलो कर सकते हो, यूपीएससी वाली आती है वो। और उसके बाद आरएस अग्रवाल आप फॉलो करना चाहो तो वो भी फॉलो कर सकते हो। रीजनिंग के लिए आप कोई भी पीवाईक्यू उठा लीजिए बुक, एसएससी सीजीएल या फिर जो भी, उसके लिए वो भी आपका काम जो है बहुत ज़्यादा सिंपल कर देगी। सो दिस इज ऑल गाइज। अगर आपको इसमें कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो मुझसे आप पूछ लेना। मेरे हिसाब से ये जो स्ट्रेटजी है अगले 4 महीने के लिए होनी चाहिए आपकी, कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्सेज। पेपर 2 की स्ट्रेटजी तो मैंने बता दी। पेपर 1 की स्ट्रेटजी में मंथ वाइज जो है, पेपर 1 स्ट्रेटजी मंथ वाइज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के बाद। तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम जो है पेपर 2 की स्ट्रेटजी पे बात किया, हमने बात किया कि क्या क्या चीज़ें आप गलती कर रहे हो, बस उस बारे में। राइट, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, कोई चीज़ ऐड ऑन करनी हो, कमेंट करना, बताना, और इस मैसेज को स्प्रेड करना। दैट्स ऑल, थैंक यू।